नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा जो विशेष रूप से संबंध रखती है राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों से। और विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की श्रृंखला के अंतर्गत आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ वो आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विद्यार्थियों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो 1857 के पश्चात से लेकर 1947 तक की भारतीय राजनीति के विविध सोपानों से संबंधित है। विद्यार्थियों, ये टॉपिक है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और विकास की प्रक्रिया से। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, विकास और वे तत्व जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ और इसके विविध चरण आधुनिक भारतीय इतिहासकारों के लिए शुरू से ही अध्ययन और शोध का विषय बने रहे हैं। और इस टॉपिक के अध्ययन को देखते वक्त हमें कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये दृष्टिकोण, किसी तथ्य को देखने का तरीका और उसका नज़रिया। जहाँ तक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के से जुड़े हुए तथ्यों की बात है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग अवधारणाएं हैं। यूरोपियन इतिहासकारों ने, और विशेष रूप से इतिहासकार आर कोपलैंड, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में एक बात लिखी है। उनका यह कहना है कि इंडियन नेशनलिज्म वॉज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज की संतान थी और ब्रिटिश राज ने भारतीय राष्ट्रवाद को उसी प्रकार से पल्लवित परिपोषित किया जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को पालने में झुलाती है। इतिहासकार स्मिथ ने, एडी स्मिथ ने, उन्होंने सिंपल सी एक ही बात लिखी, नेशनलिज्म इज अगेंस्ट कॉलोनिज्म। उपनिवेशवाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद एक तीव्र प्रतिक्रिया थी। तो विद्यार्थियों, भारत में राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें उस घटनाक्रम को देखना पड़ेगा जो 1858 के बाद हुआ। विद्यार्थियों, 1858 की महारानी की घोषणा के बाद काफ़ी बातें नए सिरे से लागू की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज समाप्त हुआ और उसके स्थान पर ब्रिटिश सरकार की या महारानी के शासन की स्थापना हुई। विद्यार्थियों, उस दौर में 1857 की क्रांति के लिए अंग्रेजों ने मुसलमानों को जिम्मेदार माना। उनका यह मानना था कि क्रांति के बड़े बड़े केंद्र मुस्लिम सूबेदारों से संबंधित थे और क्रांति का नेतृत्व दिल्ली के मुगल सम्राट, जो कि मुसलमान था, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में किया गया। और ब्रिटिश हुक्मरानों के मन में यह बात थी कि यह मुसलमानों की एक बार कोशिश थी फिर से अपनी हुकूमत को कायम करने की। इसलिए 1857 के बाद अघोषित रूप से मुसलमानों को बड़े बड़े पदों और पाश्चात्य शिक्षा से वंचित रखने की नीति को अपनाया और इसके मुकाबले में हिंदुओं को आगे बढ़ाया गया। और विद्यार्थियों, इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदुओं ने पाश्चात्य शिक्षा हासिल की, वे यूरोपीय मानवतावादी विचारों और लोकतांत्रिक विचारों से अवगत हुए और इसका परिणाम यह था कि उनमें राजनीतिक चेतना, अपने अधिकारों के प्रति जागृति की बात, ये सारी बातें विकसित हुई। और विशेष रूप से बंगाल एक प्रकार से भारतीय राजनीति का केंद्र बना। कई संस्थाएं इस दौर में स्थापित हुई। इंडियन एसोसिएशन, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापित की। किसानों ने अपने अपने हितों के लिए अलग अलग सभाओं की स्थापना की, मद्रास महाजन सभा, और इस प्रकार के बहुत सारे संगठन अपने आप में काम कर रहे थे। 1885 में विद्यार्थियों, अब हम मुख्य मुद्दे की तरफ आते हैं। ये छोटी छोटी संस्थाएं कायम हुई, लेकिन 1885 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। और विद्यार्थियों, यह वह वर्ष था जब हम ये देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हो रही है। विद्यार्थियों, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित प्रक्रियाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है।
शुरुआती सालों में 1885 से लेकर 1905 तक की अवधि में कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट नहीं थी और कांग्रेस एक लिमिटेड इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवियों की संस्था थी और वो पूरे भारतीय जनमानस का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। लेकिन 1905 के बाद 1905 से 1919 की अवधि में कांग्रेस का एक नया स्वरूप उभर कर सामने आया। यह वह स्वरूप था जो भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं का प्रतीक था। यह वह स्वरूप था जिसके द्वारा कांग्रेस ने भारतीय जनता के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्थान का प्रयत्न किया। यह वो समय था जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का नारा बुलंद किया और भारतीयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार हासिल करने की कोशिश की। इसी दौर में हम कांग्रेस में नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधाराओं का विकास भी देखते। इन सभी के बारे में विद्यार्थियों मैं इस टॉपिक में विस्तार से आपसे समझाऊंगा। इसके बाद विद्यार्थियों आता है 1919 से 1947 तक का काल। विद्यार्थियों यदि इस काल को यदि गांधी युग भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 1919 से लेकर 1947 तक का दौर जिस भारतीय राजनेता के इर्द गिर्द घूमता रहा वह राजनेता भारत के राष्ट्रपिता बापू मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी थे। और विद्यार्थियों हम ये देखते कि उन्होंने इस दौर में दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर एसोसिएशन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद को एक नया स्वरूप प्रदान किया। तो विद्यार्थियों यह एक महत्वपूर्ण स्थिति थी जो हमें यह बता रही है उस दौर के परिवेश में भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप किस प्रकार से पल्लवित हुआ और विकसित हुआ। विद्यार्थियों आगे की कक्षा में मैं इससे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करूंगा और मैं आपको ये बताने का प्रयत्न करूंगा कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार थे और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए जो विविध विचारधाराएं थी उन तमाम प्रश्नों पर विचार किया जाएगा, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से ए.ओ. व्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और राष्ट्रवाद के विकास की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा। तो इन तमाम प्रक्रियाओं का अध्ययन विद्यार्थियों हम इससे आगे की कक्षा में करेंगे। जय भारत, जय हिंद।